हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से संभव बुक सीरीज के अंतर्गत। यहां दोस्तों हम यूपीएससी वाला ओनली आईएएस पीडब्ल्यू की जो भौतिक भूगोल की जो बुक है, जहां पे हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का एक समग्र शिक्षण श्रृंखला आपके समक्ष लेके आते हैं। इसी के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 17 पे। आज देखिए, आपके इससे पहले जो है एक चैप्टर एडवांस में हो चुका है, जहां पे हमने जेट स्ट्रीम्स यानी चैप्टर नंबर 18 डिस्कस कर लिया है ना। तो इसी वीडियो सेगमेंट में आप डिस्कस करेंगे तो आपको अगला चैप्टर यानी चैप्टर 18 भी मिल जाएगा। एक चैप्टर बीच में ड्रॉप हो गया था बाय मिस्टेक, वो आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है दोस्तों आपका। यहाँ पे हम पवन क्या होती हैं, विंड्स के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात हम जानकारी लेंगे वायु दाब पेटियों के बारे में, यानी आपके प्रेशर बेल्ट्स क्या होते हैं। देखिए, जो हम सभी को पता है कि जल है और पवन है ना। हवा और पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। और इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, इस पूरे संसार को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कहीं न कहीं आपके पास में प्राणवायु है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पे हमारे वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उनका परिसंचरण, उनका वितरण होना, उनका सर्कुलेशन होना बेहद आवश्यक है। तो आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में, मेंस में, मॉनसून में, अर्थव्यवस्था में, हर जगह पे इसका महत्व है, प्रासंगिकता है। तो अच्छे से सुनिएगा इसको दोस्तों। हम क्लास को शुरू करें उससे पहले बता दो, इस क्लास की अपडेट्स, डेली करंट अफेयर्स की अपडेट्स, कंटेंट, माइंड मैप्स आपको सब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यू ये आपका टेलीग्राम हैंडल है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे हमने अभी तक अर्थ के बारे में काफी सारी फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर्स में पढ़ा कि अर्थ दो गति करती है भैया। पहला तो है सूर्य के चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में एक कक्षा के अंदर क्या करती है, वो परिक्रमा कर रही है और अपनी अक्ष के ऊपर घूम भी रही है। तो परिक्रमण व घूर्णन दोनों गतियां हैं। और सॉलिस्टिसिस के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली कि सर अलग अलग ऋतु परिवर्तन होता है। दो कारण बताया, अपने अक्ष पे झुकी हुई है और उसके साथ में अर्थ जो है क्या कर रही है, परिक्रमण कर रही है सूर्य का, और अपने अक्ष के ऊपर परिभ्रमण भी कर रही है। सो रेवोल्यूशन और रोटेशन, ये दो चीजों के बारे में हमको पता है। सूर्य की रोशनी लगातार पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है, अलग अलग एंगल पे, अलग अलग स्थानों पे पड़ती हैं। हम सभी को पता है कि जब जिस एरिया में लगातार सूर्य की किरणें लगभग 90 डिग्री रहे, ओवरहेड रहे, वो एरिया ज्यादा गर्म होगा। जहां पे स्लांटिंग रहेगी, जहां तिरछी सूर्य की किरणें पहुंचेगी, वो एरिया थोड़ा कम गर्म होगा आपके पास में। मतलब ताप में अंतर, तापमान में डिफरेंस देखने को मिलने वाला है दोस्तों आपके पास में। और इसी तापांतर के कारण यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो सकता है। राइट। तो अगर हमको टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो वहां प्रेशर वेरिएशन भी होगा। हम सभी को पता है कि अगर किसी स्थान का तापमान ज्यादा है, गर्मी है, तो वहां पे निम्न दाब होगा, लो प्रेशर होगा। जबकि किसी स्थान में अगर यहाँ पे टेम्परेचर लो है, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलार रीजन में, तो वहां प्रेशर हाई होगा। तो इनवर्स रिलेशन यहां देखने को मिलता है हमें टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण के कारण जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास में जो है 90 डिग्री एंगल इक्वेटर पे ही बने। कई बार यह उत्तर में भी हो सकता है, कई बार यह दक्षिण में भी हो सकता है। अतएव यहां पे लगातार टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशंस बनते रहते हैं। अब हमें यह चीज जानकारी में लेना जरूरी हो गया है कि यहां पे अगर यह प्रेशर वेरिएशन होता है तो किस डायरेक्शन में जो है हवाओं का, विंड्स का प्रवाह होने वाला है। यस। तो अगर हमारे पास में किसी क्षेत्र विशेष में टेम्परेचर कम है तो वहां पे कैसा प्रेशर होगा कि सर हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, उच्च दाब यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर किसी एरिया के अंदर गर्मी ज्यादा है, सूरज ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पे लो प्रेशर, निम्न दाब देखने को मिलेगा। निम्न दाब में हवाएं गर्म हो जाती हैं। टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो हवा गर्म हो जाती है। और गर्म हवा हमेशा क्या होती है, हल्की होती है। किसी भी हवा को गर्म करते हैं वह हल्की हो जाती है। और हल्की हवा क्या करती है, हल्की हवा हमेशा हवा में ऊपर उठने लगती है। देखो, गुब्बारा जो होता है ना, जिसमें गैस भरी होती है, हल्का होता है ना, गैस हल्की होती है, तो देखो गुब्बारा हवा में ऊपर उठता है कि नहीं उठता है। वैसे ही सूर्य के तापमान के कारण, गर्मी के कारण, उष्मा हीट के कारण जो हवा यहाँ गर्म हो जाती है वो हल्की हो जाती है। और हल्की हवा ऊपर की तरफ उठती है। तो जहां भी निम्न दाब है, जहां भी लो प्रेशर है, वहां पे गर्म हवा होगी और वो गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है। और इस गति को हमने कौन सी गति कहा था, हमने कहा था यह संवहन है, यह कन्वेक्शन मूवमेंट है। हवा सतह से ऊपर की तरफ उठती है। जबकि ऐसा एरिया जहां बादल है, जो ध्रुवीय एरिया है, जहां तापमान कम है, सूर्य की रोशनी कम पहुंच पा रही, वहां पे क्या है, ठंड है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा है, हायर प्रेशर है, उच्च दाब है। सर उच्च दाब में क्या होता है,
पवने जो है वह नीचे की तरफ गति करती है, यानी उच्च दाब हाई प्रेशर क्षेत्र में ठंडी हवाएं होती हैं और ठंडी हवाएं हमेशा क्या करती है, उनका अवतलन होता है। क्या होता है दोस्तों, यहां पे अवतलन होता है। अवतलन मतलब तल की तरफ, सरफेस की तरफ नीचे यह पाइल डाउन करना शुरू करती है। तो हवा यहां से उठती है और यहां पे पाइल डाउन होती है, यहां पे अवतलन करती है, यहां नीचे की तरफ बैठ रही होती है हवाएं। दूसरा एक और चीज याद रखना है कि सतह पे हम लोग खड़े, जैसे सपोज हम तो यहां पे खड़े हैं, हमें बेसिकली जो हवा, ब्रीज, विंड्स, पवने देखने को मिलती है ना, महसूस होता है कि नहीं होता सरफेस पे, पत्ते हिलते हैं पेड़ों के, है ना, आपको बॉडी पे भी कई बार आपको हवा का झोंका महसूस होता होगा। तो यह क्यों होता है, यह इसलिए होता है कि यहाँ पे पवने नीचे की तरफ आकर के ज्यादा एक्सेस प्रेशर है, यहाँ पे पवने ज्यादा है और यहाँ पे पवने गर्म होकर उठ चुकी, यहाँ पे पवने कम है। तो अब पवने विंड जो है इस हायर से इस लोअर प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करेगी, इस उच्च दाब से जहां पवने ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है, यहां से निम्न दाब जहां पे पवने कम है उस तरफ ये मूव करेगी। ठीक है ना। तो पवने विंड्स कहां से कहां मूव करती है, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र पे कहां से कहां मूव करना शुरू करती है, हायर टू लोअर प्रेशर। और जो पवने ये हायर टू लोअर प्रेशर ये कहीं न कहीं मूव कर रही है, इनको ही हम लोग विंड्स कह दे रहे हैं, इन्हें ही हम लोग पवने कह दे रहे हैं। समझ में आई बात आपको। थंब रूल क्या है, अगर हम यहाँ पे वायु दाब पेटियां समझे, उससे पहले हमने समझा कि भैया दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कहां पे गर्मी के कारण कम दाब क्षेत्र है, कहां पे है ना ठंडे टेम्परेचर के कारण उच्च दाब क्षेत्र है। गर्मी एरिया के अंदर हवाएं ऊपर उठेगी, है ना, ठंडे एरिया में हवाएं नीचे अवतलित होगी, है ना, यहाँ हवाएं ज्यादा इकट्ठी हो गई तो अब वो निम्न प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ जाएगी। हवा हमेशा किधर से किधर बहती है, विंड्स हमेशा, पवने हमेशा उच्च से निम्न दाब की तरफ बहती है। ये थंब रूल रहेगा पूरी ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में ये चेंज नहीं होगा। याद रखोगे इसको, कमेंट करके बताओ, याद रखना है अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का परिचय लेते हैं। देखिए, जो पवन और वायु दाब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक संबंध होता है दोस्तों। वायु दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं और विंड जो है उनमें गहरा संबंध। अभी हमने समझा कि अगर किसी स्थान के अंदर लो प्रेशर है ना, और आपके पास में किसी स्थान में हाई प्रेशर, तो हमेशा उच्च से निम्न दाब की तरफ जो है पवने बहना शुरू करती है ना। वायु दाब में अंतर पवन प्रवाह का मुख्य कारण होता है। यहां पे हवा क्यों बह रही है, क्यों पेड़ के पत्ते जो इस डायरेक्शन में मूव कर गए, है ना, क्यों ये पवन के झोंके, विंड की डायरेक्शन ये, इसका कारण ये है कि हायर से लोअर प्रेशर की तरफ पवने बह रही है दोस्तों। तो हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ पवने बहती है, यह याद रखेंगे। तो इस प्रेशर डिफरेंस को, इस दाब प्रवणता को, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, दाब प्रवणता। दाब प्रवणता, कई जगह इसको प्रेशर ग्रेडियंट भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। कहीं उच्च दाब है, कहीं निम्न दाब है, हाई से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। दाब प्रवणता बल क्या हुआ, वह बल जो वायु दाब में अंतर के कारण उत्पन्न हुआ। उच्च दाब वाले क्षेत्र में हवा ठंडी है, हवा ज्यादा वहां पे पाइल हो गई है, नीचे आ गई है, सघन हो गई है, डेंसर एयर है। निम्न दाब वाले क्षेत्र में क्या होगा, सूर्य के तापमान के कारण वायु गर्म होगी, है ना, गर्म होकर के हल्की होकर हवा ऊपर उठ गई, तो उस क्षेत्र में हवा कम सघन है, लो डेंसर है। तो हवा कहां से कहां पहुंचेगी, इस हायर से इस लोअर एरिया की तरफ पहुंचेगी। और दाब प्रवणता जो है यह पवन की दिशा और गति निर्धारित करता है। यानी इधर डायरेक्शन क्या रहेगी, इस हायर से इस लोअर प्रेशर की तरफ, ये डायरेक्शन रहेगी। अब स्पीड क्या रहेगी, जितना यहां पे इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस होगा, इस लो प्रेशर इस हाई प्रेशर में जितना डिफरेंस ज्यादा रहेगा, उतना ही हवाएं तेजी से मूव करेगी। खिड़की से बाहर झांको, घर के बाहर झांकोगे, या आज तुम अपने स्कूल कॉलेज या लाइब्रेरी आते वक्त अगर तुमने नोट किया हो, तो कई बार हवाएं बहुत तेज चल रही है स्टोरी थोड़ा खराश है। कई बार हवाएं बहुत तेज चल रही होती और कई बार हवाएं बहुत ही धीमे। जैसे अभी मैं देख पा रहा हूं मेरे स्टूडियो की खिड़की के बाहर हवाएं एकदम नॉर्मल तरीके से, एक पत्ता नहीं हिल रहा। मतलब क्या है, हवाएं तो लगातार चल रही हैं, विंड्स तो, पवने तो चल रही है, पर जिस हायर से जिस लोअर प्रेशर की तरफ चल रही है, इतनी स्लो गति से बह रही है कि वो हवा के पत्ते को भी हिला नहीं पा रही। पवने तो बह रही है, स्टैटिक नहीं है, हवा लगातार मूव करती है, पवने लगातार मूव करती है। पर अगर यही हाई प्रेशर लो प्रेशर बहुत ही डिफरेंस ज्यादा हो, है ना, इसमें ग्रेडियंट ज्यादा हो, डिफरेंस ज्यादा हो, तो क्या होगा, एकदम भयंकर तरीके से स्पीड से पवने बहना शुरू कर देगी। याद समझ में आया अब आपको। तो इस
प्रेशर डिफरेंस, इस दाब प्रवणता के कारण क्या हो रहा है, हवा पवन किस दिशा में बहेगी और उसकी गति क्या होगी, ये दोनों प्रेशर डिफरेंस से, दाब प्रवणता बल से पता चलने वाला है। देखिए वायु दाब में परिवर्तन के कारण पवन प्रवाह की व्याख्या के ऊपर पहले भी प्रश्न आ चुका है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये वायु दाब वाली चित्र है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या है, कि किसी क्षेत्र की सतह पर वायु के भार का मापन है। यहां पे सपोज ये एक क्षेत्र विशेष है, इसमें एक इकाई क्षेत्रफल ले लिया, यहां से लेकर के हम एटमॉस्फेयर में ऊंचाई तक, जितनी भी देखो एटमॉस्फेयर में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक क्या है आपके पास, सबसे पहले गैसेस है, दूसरा क्या है जलवाष्प, और तीसरे होते हैं डस्ट, है ना। ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स यहां पे भरे पड़े हैं। ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की सतह के पास ज्यादा है, जैसे जैसे यहाँ पे हम अलग अलग ऊपर हाइट पे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे कम घनत्व होगा, कम सघन होगा, कम डेंसर होगा आपके पास में इस एरिया में। यहाँ पे दोज मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर, हर एक चीज का प्रेशर है। मैंने ये पेन पकड़ रखा है अपनी हथेली पे, इसका भी तो एक प्रेशर है, यस और नो। मैंने ये रिमोट भी यहां पे रख दिया, तो क्या इसका भी तो एक प्रेशर है, यस और नो। वैसे ही जैसे अगर मैं यहां खड़ा हूं इकाई क्षेत्रफल में, तो यहां से लेकर वायुमंडल की ऊंचाई तक 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगातार कई सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट है, वाटर वेपर है, जलवाष्प है, इन सभी का भार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हमें महसूस नहीं होता। आप कहोगे सर मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होता है, आई डोंट रियली फील दैट, क्योंकि हम पैदा ही तो यहां हुए, हम पैदा ही इस के अंदर हुए हैं, हमारा जीवन इसी वायुदाब मतलब इसी सतह पे निकलेगा, और हमारी डेथ भी कहीं कहीं 60 70 80 90 100 साल बाद में यहीं पे हो जानी है, यस और नो। इसका क्या मतलब हुआ कि सर हमें कभी फील नहीं होगा। वायुदाब फील करना है ना, ऊपर जब जाते हो ना, एरोप्लेन में कभी बैठे हो तो कान में जो प्रेशर फील होता है, धमनियों में प्रेशर फील होता है। अच्छा, स्पेस में जाते हैं तो सारे के सारे स्पेस वॉकर्स के एक प्रॉपर सूट पहन के रखते हैं, यस और नो, ताकि बाहर वाले प्रेशर से बॉडी को बचाया जा सके। समुद्र की गहराई में अगर हम बहुत ही ज्यादा डीप में चले जाते हैं तो एक डाइविंग सूट पहना जाता है, ताकि बाहर का प्रेशर हमारे शरीर के ऊपर ना पड़े और धमनियों से, सिराओं से खून फट के बाहर ना जाए, यस और नो। तो हम एक इकाई क्षेत्रफल के अंतर्गत वायु के द्वारा लगाया गया दाब ही वायु दाब कहलाता है ना। तो ये वायु के भार का मापन करता है। यहाँ पे एक जो है मर्करी बैरोमीटर होता है, और ये मर्करी बैरोमीटर कुछ ऐसा दिखता है। ये मर्करी बैरोमीटर क्या करता है दोस्तों, आपके पास में यह एनेरॉइड बैरोमीटर, मर्करी बैरोमीटर के द्वारा हम माप का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, इसका मापन करते हैं। यहां पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि तापमान बढ़ने पर यहां पे दाब बढ़ता है यदि घनत्व स्थिर रहे तो। यह आदर्श गैस नियम है। पर ऐसा आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा हमको, लोअर द प्रेशर, है ना, लोअर द प्रेशर यहां पे देखने को मिलेगा। प्रेशर जो है वो घटेगा। अगर किसी भी एरिया के अंदर टेम्परेचर घटेगा तो यहां पे प्रेशर क्या होगा आपके पास में, प्रेशर जो है वह क्या होगा, वह हायर होने लगेगा। मतलब ठंडे एरिया में हाई प्रेशर है, गर्म एरिया में जो है टेम्परेचर ज्यादा है तो लोअर प्रेशर देखने को मिलेगा। बस ये रिलेशन याद रखना है अपन को। यहां पे जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई पे चले जाते हैं, जैसे जैसे हम सतह से वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं, सतह पे जो हमें वायु दाब देखने को मिलेगा, उससे कहीं कहीं जैसे जैसे मैं ऊंचाई पे गया, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे गया तो वायु दाब और कम है, फिर और ऊपर गया तो और कम है, फिर और ऊपर गया तो और कम है। तो जो मिली बार के अंदर हम इसको कैलकुलेट करते हैं या किलो पास्कल में कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग इसकी इकाइयां हैं वायु दाब की, ऊंचाई के साथ में यह घटता जाता है आपके पास में, ठीक है ना। ऊंचाई के साथ क्यों घटता है, क्योंकि वायुमंडल में घनत्व भी तो कम हो रहा है। सबसे ज्यादा गैसेस कहां देखने को मिलेगी वायुमंडल के अंतर्गत, सबसे ज्यादा पृथ्वी की सतह के पास सबसे नीचे शोभ मंडल में देखने को मिलेगी। शोभ मंडल से मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं ऊंचाई पे, वैसे वैसे ये सारे के सारी जलवाष्प है, गैस है, धूल के कण है, ये सब कम होते जाएंगे, राइट, रहेंगे ऊपर पर सघनता, डेंसिटी, मात्रा में कम होंगे। अतएव सबसे ज्यादा भार अगर मेरे को देखना है तो वो जमीन के ऊपर, है ना, मीन सी लेवल, समुद्र तल के आसपास देखने को मिलेगा। पर जैसे जैसे मैं ऊंचाई पे जा रहा हूं वायुमंडल में, जैसे हम यहां पे बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, 8,848 लगभग 8.5 किलोमीटर की ऊंचाई है मीन सी लेवल से। तो यहां पे बहुत ही कम, लगभग हम कह सकते हैं कि सर 70-80% जो है आपके पास में डिफरेंस देखने को मिलेगा आपके पास में, यस। और ऊंचाई पे जाओगे तो और भी कम देखने को मिलेगा।
तो क्या ये सारी चीजें मैं समझा पा रहा हूं आपको? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है? थंब रूल याद है ना कि कोई गर्म वायु है तो वो हल्की होती है, तो वहां पे क्या होगा, हल्की हवा ऊपर उठ जाएगी, नीचे कम घनी हवा बच जाएगी, तो वह निम्न दाब लो प्रेशर होगा। किसी एरिया में अगर वायु क्या है आपके पास में ठंडी है तो वह भारी होती है, क्योंकि ठंडी टेम्परेचर कम के कारण मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ जाते हैं और उसके कारण उस एरिया में हाई प्रेशर क्षेत्र बन जाता है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है, वायु गर्म है, तो निम्न दाब होगा। टेम्परेचर अगर कम है, ठंड है किसी एरिया में, तो उच्च दाब होगा। ये याद रखेंगे। और हवा कहां से कहां बहती है? हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। ये भी थंब रूल हमको क्लियर हो गया है। अब हमको एक और चीज पढ़नी है, आइसो हाइट लाइन यानी समदाब रेखाएं। अब ये आइसो हाइट लाइन समदाब रेखाएं क्या है कि वह समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली, जैसे किसी एरिया के अंदर 10 मिली बार जो है आपके पास में प्रेशर है और किसी एरिया में 10 मिली बार प्रेशर है, तो इस एरिया को इससे कनेक्ट करने वाली जो भी आपके पास में जो आपके पास में रहने वाली है, ये क्या है, रेखाएं रहने वाली है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसो हाइट लाइन कहेंगे। इन रेखाओं के बीच का अंतर दाब परिवर्तन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? दाब परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे 5 मिली बार वाली रेखा को 5 मिली बार से जोड़ दो, 10 वाली को 10 वाले से जोड़ दो, तो पृथ्वी के स्थान पे वह स्थान जहां जहां पे समान ताप टेम्परेचर दिखे, समान प्रेशर दिखे, उन सभी को एक लाइन से कनेक्ट कर दो, तो जो लाइंस हमको देखने को मिलेगी वो आइसो हाइट लाइंस होती हैं दोस्तों। अब हमारा ये वायुदाब भी लगातार परिवर्तनशील है। जैसे जैसे हमने कहा कि ऊंचाई बढ़ती है वायुदाब घटता है। जैसे ही आप एरोप्लेन में बैठ करके ऊपर की तरफ उठे तो आपको कानों में प्रेशर फील होगा, यस और नो। जैसे ही आप पर्वतारोही हैं, आप कोई और कंचनजंगा जा रहे हैं, है ना, नंदा देवी जा रहे हैं, आरोहण के लिए मानसरोवर जा रहे हैं, जो अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, या फिर आप जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर, तो यहां पे भी स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर लगातार प्रेशर पड़ता रहता है ना। सो तब रूल हमको याद है, गर्म स्थान में लो प्रेशर है, निम्न वायुदाब है, ठंडे स्थान में हाई प्रेशर होगा। अब आर्द्रता का वायुदाब से क्या लेने देना? आर्द्रता हमने पढ़ा ना कि आर्द्रता का मतलब हो गया जहां पे मॉइस्चर है, यानी हमारे हवा में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, जलवाष्प कितनी उपस्थित है, वो आर्द्रता हो गई। तो जलवाष्प की उपस्थिति वायुदाब को कम कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि जलवाष्प का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है। तो इसी के लिए आपके पास में यहां पे इस चीज को याद रखना है। ऊंचाई के साथ वायुदाब में क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो यह भी प्रश्न आपके पास में पहले पूछे जा चुके हैं। प्रॉपर तरीके से आपको याद रखना है कि जैसे जैसे ऊंचाई में जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हर एक चीज कम होती जाएगी। जैसे अगर जलवाष्प उपस्थित है तो वह वायुदाब को, प्रेशर को कम करने वाली। तदुपरांत हम बात करेंगे वायुमंडल का संतुलन। हाइड्रोस्टैटिक संतुलन क्या होता है कि हमारा जो वायुमंडल है ना, वो गुरुत्वाकर्षण और वायुदाब बल के बीच में एक संतुलन मेंटेन करते हुए चलता है। हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एटमॉस्फेयर से प्रेशर भी लग रहा है और ग्रेविटी का भी प्रेशर लगता है, यानी एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में कहीं न कहीं हम देखें तो वायुदाब घटता है। सतह पे सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे हाइट पे गया, ऊंचाई पे गया, कम रहता है। तो एक बैलेंस बना रहता है हर चीज का। क्या चीज है जो वायुमंडल में इन हवाओं के परिसंचरण का, वायुमंडल के अंदर विंड्स जो हैं, जो पवनें बहती हैं उच्च से निम्न दाब की तरफ, उनको कौन प्रभावित करती है? सबसे पहले सौर विकिरण है कि इक्वेटर यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा है भैया, तो वहां पे क्या है? लो प्रेशर। जबकि पोलर एरिया में टेम्परेचर कम है आपके पास में, है ना, कम तापमान है, तो हाई प्रेशर होगा। तो पवनें जनरली बहनी कहां से चाहिए सर? इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ बहनी चाहिए, यस और नो। यही एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। तो सबसे पहला कारक क्या हुआ वायुमंडलीय परिसंचरण का, हवाओं के चलने के पीछे, पवनों के पीछे? सौर विकिरण। सूर्य की विकिरणों के कारण, सूर्य के ताप के कारण, इंसोलेशन के कारण ही तो ये तापांतर है, फलस्वरूप दाबांतर है। और उच्च से निम्न दाब की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ जो है हवाओं का परिसंचरण होता है। दूसरा है कोरियोलिस प्रभाव, कि वायु की दिशा में, वायु की दिशा को घूर्णन बल के द्वारा प्रभावित किया जाता है। देखिए भैया, ये जो हमारी पृथ्वी है, यह अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। और अगर मैं कहूं आपके पास में ये है इसकी इक्वेटर, तो ये हो गया इसका नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी अपने अक्ष पे किस दिशा में घूम रही है? पश्चिम से पूर्व में घूम रही है।
अब यहां से जो पवने हैं फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं, स्वतंत्र रूप से गतिमान होती हैं, तो यह अगर इक्वेटर से नॉर्थवर्ड मूव करना शुरू करेगी तो यह राइट में बैंड हो जाएगी। इक्वेटर से साउथ की तरफ मूव करेगी दक्षिणी गोलार्ध में, यह लेफ्ट की तरफ बैंड हो जाएगी। इसे कोरियोलिस फोर्स भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के रिलेटिव रोटेशन के कारण, है ना, कहीं न कहीं हर एक चीज जो है सीधी जाने की बजाय, जब जाना किधर था, इसको सीधा था, पर ये सीधे जाने की बजाय क्या हो गई आपके पास में, उत्तरी गोलार्ध में राइट की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं या मोड़ दी जाती हैं। यह कोरियोलिस प्रभाव है। वायु की दिशा को घूर्णन बल के द्वारा भी प्रभावित किया जाता है। तो वायुमंडल में जो परिसंचरण होगा वो कहां से होगा, उच्च से निम्न दाब की तरफ, हायर से लोअर प्रेशर की तरफ। पर जैसे ये पवनें बहना शुरू होगी ना, यह कहीं न कहीं उत्तरी गोलार्ध में तो राइट में बैंड हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट में बैंड हो जाएगी। ठीक है। तीसरा बल क्या आता है, कोई भी चीज जब मूव होती है ना, उस पर लगता है घर्षण बल, फ्रिक्शन, है ना, वो दो सतहों के बीच के अंदर जो फ्रिक्शन बल लगता है आपके पास में, तो अगर सतह के निकट वायु बह रही है आपके पास में तो वो धीमी होगी, क्योंकि सतह के निकट क्या है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, वनस्पति है, घर है, शहर है, यस और नो। और इन सब चीजों के कारण क्या होता है, हवा में लगातार घर्षण और फ्रिक्शन से क्या होता है, हर चीज की स्पीड कम हो जाती है। तो सतह के निकट, सरफेस के निकट अगर कोई भी वायु है तो वह क्या होगी, धीमी चलेगी। जबकि इसके ठीक विपरीत हमने जेट स्ट्रीम पढ़ा था कि वायुमंडल में सोब सीमा के आसपास में है ना 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पे बहती है, बहुत ही स्पीड होती है, 200, 300, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। जेट स्ट्रीम्स पढ़ा के नहीं पढ़ा लास्ट लेक्चर में आपने। सो हमें यहां पे ये चीज पता रखना है कि तीन चीजें जो हैं वह हमारी हवा पे प्रभाव डालती है। कौन सी चीजें, जो हवा अभी तुम्हें छू के जा रही है, इन पेड़ों को छू के जा रही है, जो हमारी हवा पूरी पृथ्वी पे चल रही है ना, ये तीन फैक्टर्स है। पहला है सौर विकिरण के कारण टेम्परेचर कहीं ज्यादा कहीं कम, है ना, तो कहीं उच्च तो कहीं निम्न दाब, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ पवनें बहती है, तो दिशा और स्पीड यहां से पता चलेगी सौर विकिरण टेम्परेचर से। दूसरी चीज हमें कोरियोलिस बल बताया गया कि भाई यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ पे जो है जैसे पवनें बह रही है उसी दिशा में जाए, पृथ्वी लगातार रोटेट हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है आपके पास में, जो फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जो हवा को सीधा जाना चाहिए था, वो क्या कर रही है, उत्तरी गोलार्ध में राइट में और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट में मूव कर जाती है। तीसरा है घर्षण बल। घर्षण बल भी बताया कि अगर सरफेस के पास में है तो स्पीड कम होगी, सरफेस से ऊपर है तो घर्षण बल नहीं है तो स्पीड ज्यादा होगी। तीन चीजें याद रखेंगे आप लोग, पहला है सौर विकिरण, दूसरा है कोरियोलिस बल, तीसरा है घर्षण बल। कई बार इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सौर विकिरणों से हो क्या रहा है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम है, उसके कारण क्या हो रहा है, तापांतर हो रहा है तो दाबांतर होगा, टेम्परेचर डिफरेंस है तो प्रेशर में भी डिफरेंस आएगा। तो यहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या दाब प्रवणता बल भी यहां पे सौर विकिरण की जगह लिखा और पढ़ा जा सकता है। अधिक जानकारी और ऐसे ही और बेहतरीन अध्ययन और अध्यापन के अनुभव के लिए आप हमारी यूपीएससी फाउंडेशन बैच को एनरोल कर सकते हैं। संकल्प, टाइटन और प्रहार के हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैचेस आपके लिए 2025 और 26 के लिए एस्पिरेंट्स के लिए लाए गए हैं दोस्तों। आप एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर प्रॉपर काउंसलिंग और डेमो क्लासेस लेने के उपरांत ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करके काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, सीसेट की क्लास के अलावा टेस्ट सीरीज के साथ साथ में आपको प्रॉपर जीएस की ई बुक्स भी दी जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं एक विद्यार्थी को अपना समय है, अपनी ऊर्जा है, सही दिशा में लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी दिशा सही है तो आपकी दशा भी एक दिन जरूर सही होगी। आगे बढ़ते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि सर पृथ्वी के ऊपर जो टेम्परेचर है हर जगह तो सेम होता नहीं, डिफरेंस होता है, तो इसके कारण अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होते हैं। तो जो प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होते हैं कुछ टेम्परेचर के कारण क्रिएट होते हैं, यानी सूर्य की उपस्थिति के कारण, है ना, किसके कारण, यहां पे टेम्परेचर के कारण यह क्रिएट होंगे, है ना। कुछ जो होंगे आपके पास में गतिजन्य होंगे, पृथ्वी जो है लगातार क्या कर रही है, अपने अक्ष के ऊपर घूम रही है, रोटेट कर रही है, उस रोटेशनल मूवमेंट के कारण भी क्या कर रही है, पवनें यहां पे एक तरीके से कई बार अवतलित करेगी तो कई बार जो है ऊपर की तरफ उठेगी। तो यहां हम लोग गतिजन्य और तापजन्य वायुदाब पेटी पढ़ते हैं। हमारे इक्वेटर के आसपास में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां क्या होगा, लो प्रेशर होगा, तो भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी या फिर भूमध्य रेखीय यहां पे निम्न वायुदाब होगा। ठीक है। इसके अलावा एक ध्रुवीय होगा, पोलर एरिया। ध्रुवीय एरिया में टेम्परेचर हमेशा कम होता है तो यहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, यहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर यहां पे देखने को मिलेगा। यस और नो, यस और नो। तो इस चीज को हम लोग यहां पे याद रख सकते हैं। दूसरी एक और चीज याद रख सकते हैं, गतिजन्य वायुदाब पेटी। अब गतिजन्य वायुदाब पेटी के बारे में भी आपको दो चीजें याद रखनी है।
क्या क्या चीजें याद रखनी है आपके पास में कि उपोष्ण कटिबंधीय व उपध्रुवीय न्यूनदाब, मतलब इक्वेटर और पोल्स को छोड़ करके बाकी जो दोनों पेटियां बन रही हैं, जैसे एक पेटी बन रही है उष्ण कटिबंधीय, है ना, दूसरा बन रही है उपध्रुवीय, तो आपके पास सब ट्रॉपिकल है और सब पोलार है। सब ट्रॉपिकल है लगभग आपके 35 से 23 के बीच में, और सब पोलार लगभग बन रही है 66 से लेकर के 45 के बीच में। तो ये जो प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं ना 10-10 डिग्री के अक्षांशों के अंतर के अंतर्गत, यह डेवलप हो रहे हैं। क्यों? यहां पे उच्च दाब इसलिए है कि इस लो प्रेशर से हवाएं यहां पे बह करके ये हाई प्रेशर की तरफ जा रही है, यहां पे हवाएं जो है ऊपर की तरफ उठ रही है, ऊपर की तरफ उठ करके वापस ये यहां पे पाइल डाउन हो रही है, फिर ये हवा यूं आ रही है, फिर ये हवा वापस यहां पे आकर के लो प्रेशर के एरिया के अंतर्गत क्या होता है, हवाएं तो लो प्रेशर वाले एरिया में हवा ऊपर की तरफ उठी, ठीक है ना, ये यहां पे पहुंची, और ये हवा जो है आपके पास में लगातार यहां पे कुछ वायुदाब पेटियों का निर्माण करेगी। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री इक्वेटर वाला एरिया है, और ये है पोलार एरिया 90 डिग्री, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री। तो यहाँ पे इक्वेटर पे क्या है, लो प्रेशर, और लो प्रेशर पे हवाएं क्या करती है, ऊपर उठती है, और ये ऊपर उठ करके कहाँ पे वापस आ रही है आपके पास में, ये हवाएं वापस आ रही है 30 डिग्री के ऊपर। यहाँ पे जो हवाएं आ रही है वो वापस इक्वेटर की तरफ जा रही हैं, और वो वापस 30 डिग्री की तरफ 60 डिग्री की तरफ जा रही है। और यहाँ पे हाई प्रेशर है, राइट, इस हाई प्रेशर से भी हवा इस लो प्रेशर की तरफ आती है, और इस लो प्रेशर पे आकर के हवाएं क्या करती है, यहाँ पे मिलकर के कन्वर्ट होकर के ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है, और यहां से वापस हवाओं का परिसंचरण इस दिशा में होता है, यहां पे वापस हवाओं का परिसंचरण इस दिशा में होता है। तो जो हमें पिछले डायग्राम में यहां देखने को मिला कि सर हायर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है, ये कोई इतना सिंपल नहीं है कि एक ही सेल बने, यहाँ पे इस तरह के कई सारे अलग अलग सेल बन सकते हैं वायुदाब पेटियों के बीच में। जैसे कि इस लो प्रेशर से हवा ऊपर जाकर के जहां पे अवतलित हो रही है, मैंने क्या कहा, जहां हवा पाइल डाउन होगी वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। वापस इस हाई प्रेशर से 30 डिग्री से हवाएं 60 डिग्री की तरफ गई, 90 डिग्री से भी 60 डिग्री की तरफ आई, तो ये दोनों हवाएं यहां कन्वर्ज हो गई, कम मिल गई, और मिल करके ऊपर की तरफ इनका प्रवाह होना शुरू हो जाता है। जहां पे भी हवाओं का कहीं न कहीं आरोहण होता है, हवाएं जहां से कहीं न कहीं क्या करती हैं, कन्वेक्शन मूवमेंट करती है, संवहन गति करती है, ऊपर की तरफ जाती हैं, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। और पोलर एरिया में तो हाई प्रेशर वैसे ही है ही आपके पास में। तो यहाँ पे 3 तरह के सेल बन जाते हैं, कौन से हैं, ये पोलर एरिया में बन गया है पोलर सेल, है ना, फिर है हेडले, फिर है फेरल सेल। तो इस प्रकार 3 सेल बन जाते हैं। उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से हवाएं ऊपर उठती हैं, वापस ये 30 डिग्री के ऊपर अवतलित हो जाती हैं, बन गया हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। यहां से हवाएं वापस जो है इक्वेटर की तरफ और 60 डिग्री की तरफ आ गई। इस हाई प्रेशर से भी जो है हवाएं इस तरफ आ रही है, और इस 30 डिग्री से भी हवा इस तरफ आ रही, दोनों तरफ की हवाएं मिलकर के ऊपर तरफ उठ जाती है। अब इन दोनों में अगर देखें तो दो तो है आपके पास में, जैसे कि ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है ना 0 डिग्री वाला, ये है टेम्परेचर के कारण, और ये 90 डिग्री वाला जो है पोलर एरिया के अंदर, ये है टेम्परेचर के कारण। बाकी ये जो दोनों हैं, ये दोनों ही क्या है, मैकेनिकली जनरेटेड है, मैकेनिकली जनरेटेड है। मतलब क्या हुआ आपके पास में कि यह पेटियां गतिजन्य हैं हवाओं की, यहां पे हवा नीचे की तरफ जा रही है और यहां पे हवा ऊपर की तरफ उठ रही है। तो जो हवा यहां नीचे की तरफ आ रही है तो यहां हाई प्रेशर बता दिया, यहां हवा ऊपर की तरफ उठ रही है तो यहां लो प्रेशर बता दिया। और ये चीजें क्यों हो रही है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण। ये क्यों हो रही है दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रही है पहला, और दूसरा हवाओं के, है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं संवहन, जहां पे संवहन करेगी, जैसे यहां पे 60 डिग्री के आसपास में कर रही है, 60 डिग्री के आसपास में यहां पे कन्वर्ट होकर के ऊपर बढ़ रही है, तो यहां पे लो प्रेशर बना दिया। जबकि यहां पे हवाएं जो है नीचे की तरफ पाइल डाउन हो रही हैं, अवतलन, ये जो अवतलन हुआ है हवाओं का 30 डिग्री के आसपास में, इसके कारण यहां पे उच्च दाब बन गया है। क्या चीजें समझ में आई आपको? हमारे यहाँ पे प्रेशर पूरे पृथ्वी पे ऐसा नहीं है कि खाली इक्वेटर पे लो है और पोल्स पे हाई है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। मतलब इन वे अगर मैं आपको समझाऊं बच्चा पार्टी, तो इक्वेटर पे लो प्रेशर है,
है ना, पोल्स पे हाई प्रेशर है। फिर ऑल्टरनेटिव देखो, इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर, यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर। वापस इक्वेटर से नीचे आओगे तो उष्ण कटिबंधीय के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे उपध्रुवीय क्षेत्र में क्या होगा, लो प्रेशर, ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होगा, हाई प्रेशर। इस प्रकार आपके यह प्रेशर बेल्ट है। इन प्रेशर बेल्ट को अगर अच्छे से समझ में आया हो तो बेटा कमेंट करके एक बार मेरे को बता दो कि हाँ जे सर यह समझ में आ गया है। आपको इन सेल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये इक्वेटर वाला क्षेत्र देख लो वापस। इक्वेटर वाला एरिया क्या है, गर्म है। इक्वेटर वाला एरिया क्या है आपके पास में, गर्म क्षेत्र है। अच्छा, गर्म क्षेत्र है तो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास में हवाएं क्या करेगी, ऊपर की तरफ संवहन गति करेगी। अच्छा, संवहन गति करके क्या करेगी, आपके पास में हवाएं वापस जो है 30 डिग्री की तरफ दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएगी। जैसे यहाँ पे वापस जो है ये हवाएं यहाँ पे अवतलित हो रही है। जहां हवाएं अवतलित हो रही है उस 30 डिग्री वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कह रहे हैं कि सर ये वाला एरिया है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल माने उप उष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल एरिया हो गया। सब ट्रॉपिकल एरिया में क्या हवाएं नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, वहां पे क्या होता है, उच्च दाब, हाई प्रेशर हो गया। हाई प्रेशर पे जो हवाएं दोनों तरफ से नीचे आई है वो हवाएं वापस घूम करके इस एरिया में आई। पोलर एरिया से उच्च दाब से हाई प्रेशर से हवाएं जो है 60 डिग्री की तरफ आई और इस एरिया में क्या हो गया आपके पास में 60 डिग्री के अंदर हवाएं जो है आपके पास में वापस क्या कर रही है, मिल रही है। और जैसे ही ये हवाएं मिल रही है, ये हवाएं मिल करके ऊपर उठना शुरू कर रही है। तो क्योंकि यहाँ पे हवाएं ऊपर उठ रही है इसलिए ये एरिया क्या है आपका, सब पोलार तो अक्षांश के कारण हो गया, और हाई या लो प्रेशर ये हो गया आपके पास में लो प्रेशर। और पोलार एरिया तो है ये पोलार हाई तो है ये, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, पोलार हाई प्रेशर तो ये है ये, राइट। सो यहाँ पे जो सेल बना है आपके पास में आप देखेंगे हवा उठी 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 वापस नीचे की तरफ आई, वापस जो है इस 30 से 0 की तरफ गई। तो ये जो एक सेल बना है इसको हेडले सेल का है। आप देखेंगे तो ये कहीं न कहीं एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है दोस्तों आपके पास में, एंटी क्लॉकवाइज। ये किस गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध में। देखो नॉर्थ लिखा है ना, 0 डिग्री से नॉर्थ, फिर पोल की तरफ आ गए, तो ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है। फेरल सेल अगर आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज है। उत्तरी गोलार्ध में ये कैसा है, क्लॉकवाइज बनेगा। वापस ये पोलर सेल है, ये कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई बेटा आपको? यही है प्रेशर सेल्स, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कल जो हमने पढ़ा था ना, है ना, कि 60 डिग्री पे पोलर जेट है ना, शोभ सीमा के पास में, सब ट्रॉपिकल एरिया में 30 डिग्री पे भी आपके पास में सब ट्रॉपिकल जेट्स होती हैं। ये देखो ये आ गई उच्च वायुमंडल के अंतर्गत बहने वाली आपकी, जिसको हमने क्या कहा था, जियोस्ट्रॉफिक विंड, भू विक्षोभी पवनें। ये रही यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम्स यहाँ पे बहती हैं ऑलमोस्ट। ये डायरेक्शन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। हमारे पास में भूमध्य रेखा के आसपास में लो प्रेशर एरिया है। कैसा प्रेशर एरिया है आपके पास में, लो प्रेशर है। सब ट्रॉपिकल 30 डिग्री के आसपास में क्या है, हाई प्रेशर है, उच्च दाब है। सब पोलर एरिया आपके पास में 60 डिग्री के आसपास में क्या हो गया, ये लो प्रेशर। और ध्रुवीय क्या हो गया, हाई प्रेशर एरिया हो गया। अब इसी एरिया के अंतर्गत आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो पवनें किस दिशा में बहती हैं, कि सर इस एरिया में ये है हाई प्रेशर, इस एरिया में ये है हाई प्रेशर, तो पवनें किस दिशा में बहेगी, इस हाई से इस लो प्रेशर की तरफ, भूमध्य रेखा के लो प्रेशर की तरफ बहेगी। तो ये पवनों की दिशा कैसी हो जाएगी सर, पवनों की दिशा जो है जनरली इस हायर से इस लोअर प्रेशर की तरफ होनी चाहिए। पर क्या पवनें ऐसे बहेगी, नहीं सर। हमको एक और चीज पता है, कोरियोलिस फोर्स। क्या करता है कोरियोलिस फोर्स, कि सर पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनों को राइट में और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट में बेंड कर देता है। उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो इस हाई से इस लो की तरफ आ रही है ना, सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटर लो की तरफ आ रही है, इन पवनों को राइट में बेंड कर दिया। कोई भी चीज इस दिशा में बह रही है, इसका राइट ये है और लेफ्ट ये है, राइट और इसका राइट ये हो गया, तो इन पवनों को इस दिशा में बहना पड़ेगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो कि है कोरियोलिस बल के कारण। अब यहां पे दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, लेफ्ट की तरफ बेंड करेगा। अगर कोई इस सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटर लो प्रेशर की तरफ पवने जा रही है, हाई से लो प्रेशर की तरफ, तो क्या होगा कि पवने जो है अपने लेफ्ट में बेंड कर जाएगी। तो लेफ्ट इसका ये दिशा हुआ कि नहीं हुआ, लेफ्ट ये दिशा हुआ कि नहीं हुआ, लेफ्ट ये दिशा हुआ, यस और नो, यस सर। तो पवने सीधी नहीं बह करके उत्तरी गोलार्ध में राइट में मुड़ गई, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट में मुड़ गई, कोरियोलिस बल के कारण हुआ सर। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी थी, दोनों की दोनों चीजें देखो अप्लाई कर दी है कि कहां पे डायरेक्शन क्या होगी विंड्स की, है ना, और बैंड होगी तो किस दिशा में होगी। अब अगर हमें इनकी दिशा अगर चेक करूं, क्या यहां पे
इस दिशा चित्र के अंतर्गत ये इस तरीके से आने वाली पवनें क्या कहूंगा मैं कि सर ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, और इस दिशा चित्र में इस दिशा से आने वाली पवनें मैं क्या कहूंगा कि सर ये साउथ ईस्ट से आ रही है। कहां से आ रही है? साउथ ईस्ट से आ रही है। पर इन दोनों को ही मैं कह सकता हूं सर ये ईस्ट दिशा से आ रही है, पूर्व दिशा से आ रही है। तो जो ये पूर्वा पवनें कहलाती है, कौन सी पवनें कहलाती है बेटा? ये पूर्वा पवनें कहलाती है, ईस्टर्लीज कहलाती है। दूसरा, ये व्यापार और समुद्री मार्ग में बहुत ही यूजफुल होती थी, समुद्र में नौका वहन में ये कहीं कहीं मदद करती थी। इस कारण भी इसे ट्रेड विंड्स नाम दिया। क्या नाम दिया हम लोगों ने? इसको हमने ट्रेड विंड्स नाम दिया। ये व्यापारी पवनें है ना, ट्रेड विंड्स। ये क्या है? ट्रेड विंड्स कहां से कहां बनती है? इस 30 से इक्वेटर की तरफ, 30 से इक्वेटर की तरफ। ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध से साउथ ईस्ट से आ रही है। यहां तक ये समझ में आ गया। पर ये मिलेगी कहां? इस लो प्रेशर एरिया में। कहां मिलेगी दोस्तों? इस लो प्रेशर एरिया में। जो ये ट्रेड विंड्स यहां से आ रही है 30 से, वो भी जीरो की तरफ, उधर से भी ट्रेड विंड्स आ रही है, वो भी जीरो की तरफ आ रही है। दोनों यहां कन्वर्ज होकर के ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी। तो यहां पे जो कन्वर्जेंस होता है ना, वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। इसको नाम दिया जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मतलब क्या हुआ आपके पास में? इसको हमने नाम दे दिया है दोस्तों आपके पास में ITCZ, इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन। अब ये क्या है? लो प्रेशर एरिया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया का दूसरा नाम क्या है? दो ट्रॉपिक्स, दो कटिबंध के बीच में, एक उत्तरी गोलार्ध का कटिबंध, एक दक्षिणी गोलार्ध का कटिबंध, उसके बीच में जहां पे यह जो ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारी पवनें हैं, वह मिलती है भूमध्य रेखा के निम्न दाब पेटी का अंदर, जहां कन्वर्ज होती हैं, जहां मिलती हैं, इसे इंटर ट्रॉपिक्स, मतलब दो ट्रॉपिक्स के बीच का कन्वर्जेंस यानी मिलने वाला जो, जहां पे दोनों ट्रेड विंड्स मिले, कन्वर्ज हो, कन्वर्जेंस का मतलब मिलना है ना, तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसको कहा जाता है। समझ में आई? खोपड़ी में बैठी ये वाली बात आपको क्या समझाया कि सर इसी एरिया को हम ITCZ भी कहते हैं। जब हम मानसून पढ़ेंगे तो ITCZ वापस आएगा। प्रेशर बेल्ट्स की शिफ्टिंग जब हम पढ़ेंगे, मानसून पढ़ेंगे, ITCZ आएगा। याद रखना ये कुछ नहीं है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। जो विषुवत रेखीय निम्न दाब वायु पेटी है उसे ही ITCZ कहा है, जहां 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण के सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आने वाली ट्रेड विंड्स मिलती हैं, जहां पे उत्तरी गोलार्ध की ट्रेड विंड दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड से मिलती हैं। समझ में आई बात आपको? सो ITCZ का बहुत महत्व है, क्योंकि यह व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स कहा गया। और यहां पे मॉनसून और तूफानों पे भी इसका एक इंपैक्ट देखने को मिलता है। प्रश्न इस पे भी पूछे गए मॉनसून वाले टॉपिक्स में, और क्लियर होगा। अगर तुमको अच्छे से डायग्राम ही बताना है ना, तो ये डायग्राम बनाओ, है ना। देखो मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जा रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने? 1 2 3, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो वीडियो रोक के। हाँ ठीक है। अगर आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, तो इसको कॉपी में अच्छे से बनाना क्लास खत्म करके। पहले पृथ्वी बनाओगे, है ना, इक्वेटर जो 0 डिग्री है उसके 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के अंतर्गत आप निम्न वायुदाब पेटी बनाओगे। इसको हम लोग डोल्ड्रम्स भी कहते हैं, इसको शांत पेटी भी कहते हैं, क्योंकि पूरा ही लो प्रेशर एरिया है तो लो प्रेशर एरिया में सब जगह लो प्रेशर एरिया, आसपास में हाई प्रेशर है ही नहीं, तो पवनें बहुत ही धीमी गति से बहती है। यहाँ पे डोल्ड्रम्स होता है। क्या होता है? निम्न वायुदाब पेटी में क्या है? डोल्ड्रम्स बहती है, बहुत ही धीमी पवनें बहती है। जबकि यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के आसपास में भी आप 5-10 डिग्री अक्षांश की एक पेटी बना लो, जैसे 35 से लेकर के 23 डिग्री दक्षिण में भी, 35 से लेकर 23 डिग्री दक्षिण में भी। ये हो गया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसके ऊपर क्या होगा आपके पास में? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। फिर यहाँ पे वापस वही 45 से 65 नीचे और ऊपर दोनों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में। और जो ये वायुदाब पेटियां हैं उसके ठीक लास्ट में क्या होगा? ध्रुवीय क्षेत्र। और ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा क्या होते हैं? 90 डिग्री के आसपास में और बहुत ठंडे, इसका मतलब हाई प्रेशर हो गया। तो यह है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी 80 से 90 के बीच में, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी हो गई 45 से 65 के बीच में, सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी हो गई आपके पास में 25 से 35 के बीच में, इक्वेटर वाली हो गई लगभग आपके पास में 0 से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है ना। वापस जैसा ऐसा क्या है वैसा ही साउथ के अंदर भी वापस बना लेना।
दोनों की डायरेक्शन याद रखनी है। व्यापारिक पवनें हमने बताई कि सर ये यहां से ट्रेड विंड इस दिशा में बहती है, ये ट्रेड विंड इस दिशा से बहती है। तो इन व्यापारिक पवनों की दिशा क्या हो गई आपके पास में कि सर ये व्यापारिक पवनें जो है एक तरीके से पूर्व दिशा से आ रही है, तो इनको पूर्वा पवन भी कहते हैं। जबकि इस हाई प्रेशर से इस हाई प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ जो पवनें जाएगी सब ट्रॉपिक से पोलार की तरफ, जो दोनों ही गतिजन्य है, मैकेनिकली जनरेटेड है, हवाओं के अवतलन और संवहन के कारण बनी हुई है। जैसे यह अगर हाई प्रेशर है तो यह अवतलन के कारण बनी, इसे हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश कहा जाता है। यहां पे सी नेविगेशन में जो जहाज होते थे ना वो ज्यादा भार नहीं ले जा पाते थे, तो कई बार अश्व जो होता है ना, घोड़े, वो तैर पाते हैं। तो पहले तो लोगों के पास में ओला, उबर, मेट्रो, बस सर्विस थी नहीं कि कहीं भी जाएंगे, किसी भी द्वीप पे, देश पे उतरेंगे और वहां पे जो है आगे जाने का वाहन होगा, तो अपने घोड़े जो है जहाज पे लेके चलते थे। अब घोड़े के कारण जहाज का भार बढ़ जाता था। और यहाँ पे क्या है आपके पास में, जैसे ही मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ, 30 डिग्री के आसपास में बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे हवाओं का नीचे की तरफ क्या हो रहा है आपके पास में, अवतलन हो रहा है, एयर इज पाइलिंग डाउन। अब सोचिए कोई भी चीज बह रही है और उसके ऊपर अगर मैं ऊपर से दाब डाल दूं, इस तरीके से प्रेशर डाल दूं, तो इसके बहाव के अंदर, इसकी मूवमेंट में, इसकी गति में फर्क पड़ेगा। यस। तो जो नाविक नाव चलाते थे ना, वह कहीं न कहीं इस ट्रॉपिकल एरिया के अंतर्गत तो बहुत अच्छा चल जाता था ट्रेड विंड्स के कारण, पर जैसे ही सब ट्रॉपिकल एरिया में पहुंचते थे ना, तो भैया मतलब मौत आती थी शिप को आगे पीछे करने में, है ना। तो भार ज्यादा होता था ना, तो हाथ से चप्पू चलाना पड़ता। अब आया ये सारा इंजन वाली व्यवस्था, तो है ना। आज से 100, 200, 300 साल पहले लोग अपने घोड़े साथ में रखते, भार जब ज्यादा होता, जब उनको क्रॉस करना होता ना, ये हॉर्स लैटिट्यूड, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो क्रॉस नहीं कर पाते थे क्योंकि हवाओं का अवतलन हो रहा है, और इसके कारण अपने घोड़े उतार के उनको कहीं कहीं पानी के अंदर दिल के टुकड़ों को फेंकना पड़ता था कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, समझ रहे हो, ताकि उनका जहाज जो है इस अश्व अक्षांश को, इस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी को, इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स को क्रॉस कर सके। तो चाहे आप इधर से इधर जा रहे हो, चाहे आप इधर से इधर जा रहे हो, आपको हर बार अपने अश्व को, अपने घोड़ों को पानी में डालना पड़ता। और वो क्यों डालते थे, क्योंकि घोड़े पानी में तैर सकते हैं, कितना भी समुद्री एरिया हो, घोड़े पानी में तैर के सबसे नजदीकी जो टापू होगा वहां पे अपना पहुंच जाएगा, वो मरेगा नहीं। इसीलिए वो फेंकते थे। अपना सामान को भी लोग ऑफलोड करते थे, पर कोशिश करते घोड़ों को फेंक दो क्योंकि घोड़ा बच जाएगा, सामान तो फिर पूरा ही प्रॉपर नुकसान है। इस कारण इनको अश्व अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अश्व अक्षांश कौन सा हुआ दोस्तों आपके पास में, अश्व अक्षांश हो गया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, 23 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश अश्व अक्षांश कहलाता है। हाई प्रेशर, उच्च दाब में हवाओं का अवतलन होता है, एयर इज पाइलिंग डाउन, और उसके कारण जहाज के ऊपर दाब पड़ता है, जहाज जो है उसका नेविगेशन, नौगम्यता में अवरोध पैदा होता है। अब भार कम करने के लिए अश्व को कहीं न कहीं पानी में उतार दिया जाता था, ताकि भार कम हो तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी जो है हम उस एरिया से निकल पाते। ये चीज याद रखना, ये डायग्राम अच्छे से बना लेना, होमवर्क रहेगा तुम सबका याद, ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे हवाएं चलती कैसे, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ जाना है, हवाएं सीधी नहीं जाएगी, उत्तरी गोलार्ध है ना, तो राइट में बैंड हो जाएगी, राइट में बैंड हो जाएगी। जबकि यहां पे देखेंगे इस 30 डिग्री के इस उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर से इक्वेटर, सॉरी, इस सब ट्रॉपिक, सब पोलार जो है लो प्रेशर की तरफ जाना, हाई से लो प्रेशर जाते टाइम पवने सीधी नहीं जाएगी, तो क्या हो जाएगी, अपने लेफ्ट में बैंड हो जाएगी, अपने लेफ्ट की तरफ बैंड हो जाएगी, तो हवाएं जो है इस दिशा से आती हुई प्रतीत होगी। तो यहां पे पवने, ये डायरेक्शन है, तो अगर ये डायरेक्शन का बोध देखें तो ये डायरेक्शन पश्चिम हुई। यहां पे भी अगर आपके पास में देखें, ये डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन जो है पश्चिम हो गई, तो यहां पे इनको पछुआ पवने भी कहा जाता है, वेस्टर्लीज अंग्रेजी में कहा जाता है। तो पछुआ पवने कौन सी पवने हुई आपके पास में, जो सब ट्रॉपिकल से सब पोलार के बीच में 30 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में बहती है। और ये जो आपके पास में पवने हैं, क्योंकि पश्चिम से आती हैं, तो उसका अपभ्रंश क्या हुआ, पछुआ पवने, है ना। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, वेस्टर्लीज। तो ईस्टर्लीज को बोल दिया ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने, वेस्टर्लीज को हमने क्या बोल दिया है, पछुआ पवने, ठीक है। याद रखना है दोनों कौन से, अक्षांश और दाब पेटियों के बीच में बहती है। फिर है हायर प्रेशर, इस हाई प्रेशर से इस सब पोलार, इस हाई प्रेशर से इस सब पोलार की तरफ भी पवने बहेगी, उच्च से निम्न दाब की तरफ। उच्च से निम्न दाब की तरफ आते आते अपने राइट में बैंड हो गई, उच्च से निम्न दाब की तरफ आते आते अपने लेफ्ट में बैंड हो गई। तो ये दोनों ही पवने है ना, ये नॉर्थ ईस्ट से और ये साउथ ईस्ट से आती हुई प्रतीत होगी। क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र में बहती हैं, तो इन्हें ध्रुवीय पवने भी कहा जाता है। क्योंकि पूर्व से आती है तो कई बार इसको ध्रुवीय पूर्वा पवने भी लिखा जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे तो इस एरिया में ये ध्रुवीय पूर्वा पवने बहती, कैसे पवने बहती है आपके पास में, ध्रुवीय पूर्वा पवने बहती हैं।
पोलर ईस्टर्लीज इनको कहा जाता है। यह डायग्राम भी बहुत ही अच्छा डायग्राम है। आप प्रॉपर जो है यहाँ पे बता पाएंगे कहाँ आरोही पवन है, कहाँ अवरोही पवन है, कहाँ पे पवनें जो है आपके पास में ऊपर उठ रही है, कहाँ पे पवनें जो है नीचे की तरफ उठ जा रही है ना। पोलर यहाँ पे फ्रंट बनता है, ऊपर की ठंडी हवा, इधर की गर्म हवाओं के बीच में। अश्व अक्षांश कहाँ पे है, कहाँ डोल्ड्रम है, डोल्ड्रम मतलब बहुत ही हल्की गति से, मंद गति से बहने वाली हवाएं। पवनें जो है वो बहुत ही कम इंटेंसिटी से बहेगी। तो वायुदाब और पवन का भूमंडलीय वितरण यहां देखने को मिल जाएगा। अब पवन की परिभाषा याद है कि नहीं याद है? वायुमंडल के अंदर अगर जो वायु का क्षितिज वहन है ना, तो उसको हम लोग पवन कहते हैं, पवन कहते हैं। अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, वायु का क्षितिज प्रवाह है ना, इसको कहा। जबकि लो प्रेशर जो ऊपर की तरफ उठती है, इसे खाली वायु कहा हमने, इसके हमने खाली क्या कहा? एयर। तो जो ऊपर उठती है या नीचे की तरफ आती है वो खाली क्या है? वायु है। वो क्या है आपके पास में? वायु है, ये याद रखेंगे। जबकि जो क्षितिज, हॉरिजॉन्टल, सतह के क्षितिज में, हॉराइजन में जो बहती हैं, उसको हमने क्या कहा? पवन कहा है। तो जो ऊपर उठे या नीचे उठे वो खाली वायु है। जबकि जो क्षितिज में बहे उच्च से निम्न दाब की तरफ, वो क्या है आपके पास में? पवन कहलाएगा। तो अब से तुमको दो कीवर्ड समझ में आए। हवा का कहीं कहीं आरोहण या अवरोहण होता है ना। हवा संवहन गति करके ऊपर उठ सकती है और अवतलित होकर सतह की तरफ आ सकती है, लो और हाई प्रेशर एरिया में रेस्पेक्टिवली। पर अगर वो हायर से लो प्रेशर की तरफ, अगर वो क्षितिज जा रही है, हॉरिजॉन्टली जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? पवन कह देंगे। अंग्रेजी में इसी चीज को विंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? विंड्स, राइट? याद रखेंगे, राइट। अब ये सारी चीजें क्यों है? प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु प्रवाहित हो रही है, कोरियोलिस बल के कारण उसकी दिशा बदल जाती है, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में राइट में और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की तरफ यह विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। और घर्षण के कारण कहीं कहीं जो है इनकी हवा जो है वह स्पीड जो है वह कम हो सकती है। इन तीनों ही वायुमंडलीय परिसंचरण में तीन स्पेसिफिक सेल्स बनते हैं, तीन स्पेसिफिक जो है आपके पास में परिसंचरण कोशिकाएं बनती हैं। जैसे हमने यहां पे बात की सर, इक्वेटर के आसपास में जो है हेडले सेल बनता है आपके पास में। हेडले सेल जो है वह कहां पे बनता है? विषुवत रेखा से 30 डिग्री, उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांश में। अब जैसे ये है खाली उत्तरी अक्षांश दे रखा है, तो यहाँ पे हवा ऊपर उठी और 30 डिग्री के आसपास में वापस जो है यह अवतलित हुई, नीचे की तरफ आ गई, यहाँ पे यह हवा है। तो यह क्या है? हेडले सेल है, ये प्रॉपर सर्कुलेशन है। फिर है आपका फेरल सेल। फेरल सेल जो है इस 30 डिग्री के अंदर का जो हवाएं नीचे आ रही हैं, यह वापस कहीं न कहीं इस हाई प्रेशर से सब पोलार लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं। यहां पे लो प्रेशर पे हवाएं जो है गतिजन्य पेटी बना के ऊपर की तरफ उठ रही है, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, है ना। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी से हवाएं ऊपर की तरफ जो है आरोही गति करती हैं और एक चक्र पूरा करती हैं क्लॉकवाइज मैनर में, है ना। और इसको फेरल सेल कहा गया। ध्रुवीय सेल के जो है वो 60 से 90 के बीच में देखने को मिलेगा। पोलार हाई से कहीं न कहीं सब पोलार लो की तरफ पवनें बहती हैं। यहां से पवनें गतिजन्य पेटी बना के ऊपर उठती हैं, वापस यहां से जो पवनें वापस इस हाई प्रेशर पे अवतलित होती है, तो यह एक और पोलार या ध्रुवीय सेल बना देती है। अब इन सेल्स का हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर हीट, उष्मा के एक्सचेंज में, आर्द्रता का कहीं कहीं मॉइस्चर के भी एक्सचेंज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि सारी पवनें वायुमंडल में इन्हीं तीन सेल्स के द्वारा, हेडले, फेरल और पोलार सेल्स के द्वारा जो है मिक्स एंड रिमिक्स होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनका वितरण होता रहता है। अब आप कहेंगे सर नाम हेडले क्यों, फेरल क्यों? जो रिसर्चर्स, जो वैज्ञानिक इनके ऊपर रिसर्च किए थे, उन्हीं के सम्मान में इनका नाम रखा गया है दोस्तों आपके पास में, राइट। अब याद ये रखना है कि जैसे जैसे ये इक्वेटर तो देखो बराबर रहेगी, पर जो हमने कहा ना आईटीसीजेड जो लो प्रेशर एरिया है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, यह जैसे जैसे सूर्य की गति इक्वेटर से ऊपर जाएगी कर्क रेखा की तरफ या इक्वेटर के वापस नीचे की तरफ आएगी, ये प्रेशर बेल्ट्स ऊपर या नीचे जाते हैं, यानी ये ट्रेड विंड्स भी ऊपर या नीचे मूव कर सकती हैं। ये जो सेल्स है हेडले, फेरल और पोलार सेल्स, ये भी ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है, यह भी जैसे जैसे हम लोग अलग अलग सॉलिस्टिस में जाएंगे, ऋतु परिवर्तन होगा, तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ या साउथ में, मतलब ये आईटीसीजेड उत्तर या दक्षिण की तरफ विस्थापित हो सकता है, जो हमारे वायुमंडल के अंदर कई प्रकार की जलवायु परिस्थितियों को, स्पेसिफिकली मॉनसून जैसी कंडीशंस को इंपैक्ट करता है। तो आईटीसीजेड का इक्वेटोरियल विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी का विस्थापन कई बार हमको यहां से 10-20 डिग्री उत्तर की तरफ, जब गर्मियां उत्तरी
गोलार्ध में हो, और जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है तो इक्वेटर से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ 10-20 डिग्री का विस्थापन देखने को मिलेगा। तो ये प्रेशर बेल्ट्स भी लगातार क्या करते हैं, शिफ्ट होते हैं, विस्थापित होते हैं, और लगातार ऊष्मा का और आर्द्रता का परिसंचरण इन तीन हेडले, फेरल और पोलर सेल्स के माध्यम से करते रहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पवनों का वर्गीकरण भी पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में क्या बहती हैं, आपकी ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें बहती हैं। जबकि आपके पास में 30 से 60 डिग्री के बीच में हमने क्या कहा कि सर वहां पे पश्चिम से बहने वाली यानी पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज बहती हैं, और पोलार एरिया में हमने कहा कि सर पूर्वा पवनें बहती हैं। ये साल पर्यंत 365 दिन, 12 महीने, हर रोज 24 घंटे, अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूं तो मैं व्यापारिक पवनों के संपर्क में हूं, अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूं आपके पास में तो मैं पछुआ पवनों के संपर्क में, वेस्टर्लीज के संपर्क में हूं, अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूं तो मैं ध्रुवीय पूर्वा पवनों के संपर्क में हूं। मतलब इन्हें प्रिवेलिंग, इन्हें स्थायी, इन्हें परमानेंट विंड्स भी कहते हैं, स्थायी पवनें ये। जबकि कुछ होती हैं आवधिक पवनें, सीजनल विंड्स, यह बदलती रहती है, अपनी दिशाओं में, डायरेक्शन में चेंज करती है। जैसे मॉनसून, मॉनसून जो है भारत के अंतर्गत कभी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से बह रहा है तो कभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बह रहा है, रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, उसमें पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लैंड और वाटर के, जमीन है आपके पास में, पानी, जैसे समुद्री एरिया के आसपास में, है ना, दोनों की रिलेटिवली हीटिंग जो है अलग अलग दर पे होती है। जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, पानी समुद्र का, ओशन का, सागर का धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। फलस्वरूप यहाँ पे लैंड और सी ब्रीज देखने को मिलेगा आपके पास में, स्थल समीर और सागर समीर, यानी लैंड ब्रीज और ओशन ब्रीज आपको देखने को मिलेगी। फिर कुछ स्थानीय पवनें होती हैं कि पूरे विश्व में नहीं है, ये पूरे विश्व में नहीं है, कुछ एरिया विशेष में, जैसे मैं कहूं गर्मी के टाइम यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली वाले क्षेत्र में लू बहती है, है ना। मतलब इसका टाइम पीरियड निश्चित है, स्थान भी निश्चित है, पूरे विश्व में नहीं बह रही, साल भर नहीं बह रही। इन्हें स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स कहा जाता है दोस्तों आपके पास में। सो पवनें जो हैं आपके पास में व्यापारिक कहां है, 30 डिग्री उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश के बीच में। पछुआ पवनें कहां पे चलेगी, आपके 30 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। ध्रुवीय पवनें कहां बहेगी, 60 से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में। सामयिक पवनें कौन सी हुई आपके पास में, वह जैसे मानसून पवनें हैं, लैंड और सी ब्रीज हैं, है ना, वैली और माउंटेन ब्रीज हैं आपके पास में। स्थानीय पवनें भी है, चिनूक है, फॉन है, ब्लिजर्ड्स है, ये अलग अलग है, बोरा बोरा, मिस्टल, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ना क्लाइमेटोलॉजी, तो ये वहां पे वापस आएगी आपके समक्ष। इनको याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट। जैसे चिनूक जो है अमेरिका में बहने वाली गर्म पवनें हैं, फॉन जो है वो स्विट्जरलैंड में बहने वाली गर्म पवनें हैं, नॉरवेस्टर जो है न्यूजीलैंड में बहने वाली गर्म पवनें हैं, ब्रीक फिल्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली गर्म पवनें हैं, और ब्लिजर्ड जो है टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश मतलब लगभग आपका आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल क्रॉस करके ध्रुवों की तरफ जो है, टुंड्रा प्रदेश में बहने वाली जो ठंडी पवनें हैं उन्हें ब्लिजर्ड कहा जाता है। इनका नाम याद रखना महत्वपूर्ण है, इनका स्थान याद रखना काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब ये वायुदाब पेटियां भी हैं, जैसे मैंने कहा कि सर उत्तरी गोलार्ध जो है आपके पास में नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, जनवरी में क्या होगा आपके पास में कि सर सदर्न हेमिस्फीयर पे जो है सूर्य की सनलाइट जो है मकर रेखा पे सीधी रहेगी, तो उस वक्त क्या होगा, सूर्य जो है आपके पास में दक्षिण की तरफ रहेगा, सारी पेटियां दक्षिण की तरफ विस्थापित हो जाएगी। जुलाई में क्या होगा कि सर उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है कर्क रेखा तक जो है सूर्य की सीधी रेखा देखने को मिलेगी, जो है 90 डिग्री एंगल देखने को मिलेगा, तो सारे प्रेशर बेल्ट उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी लगातार भ्रमण करती है, परिक्रमण करती है, यहाँ पे ये प्रेशर बेल्ट, दाब पेटियां भी उत्तरी गोलार्ध की ओर और दक्षिण की ओर विस्थापित हो सकती हैं। इन सभी का इक्वेटोरियल क्षेत्र में मौसमी वर्षा को लेकर के, और जैसे कि हमने पढ़ा कि मानसून को लेकर के, हर एक चीज पे इसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। प्रेशर बेल्ट्स का एक जो है सीजनल वेरिएशन जो है आपको पता होना चाहिए कि जो ये लगातार ये प्रेशर बेल्ट्स हमारी वायु का परिसंचरण कर रहे हैं, यह उत्तर में भी और दक्षिण में भी विस्थापित होते हैं। जैसे जैसे ITCZ जो है, ये इक्वेटोरियल 0 डिग्री पे जो लो प्रेशर है, निम्न दाब है, यह भी उत्तर और दक्षिण में जाएगा, तो सारी की सारी ट्रेड विंड्स को भी अपने साथ में उत्तर या दक्षिण में ले जाएगा दोस्तों, ठीक है। सो यह याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ITCZ, बोलो मेरे साथ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ क्या है, इक्वेटर का लो प्रेशर एरिया, और सब ट्रॉपिकल हाई याद रखना है, सब ट्रॉपिकल हाई याद रखना है, इसके बीच में जो है ट्रेड विंड्स बहती हैं। और यह डायग्राम आपको आज कम से कम 5 बार बनाना है। यह वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेशर बेल्ट समझ गए तो क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान काफी आसान हो जाएगा।
बहुत ही अच्छे से प्यार से यह डायग्राम्स आपको बनाने हैं कि कैसे इनका विस्थापन उत्तर की तरफ हो सकता है, वापस इक्वेटर पे, और वापस इक्वेटर के दक्षिण में भी आ सकती हैं ये सारी चीजें। निष्कर्ष यही है कि वायुदाब और पवन का जलवायु पे प्रभाव है, और यह पेटियां मौसम प्रणाली यानी हमारे वेदर सिस्टम को प्रभावित करती हैं दोस्तों। ऊष्मा का, आर्द्रता का पूरे विश्व में रिडिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। इस लेसन को आज हम यही कंक्लूड करते हैं। वापस मिलेंगे, जैसा आपने कहा था लेसन्स जो है अब फ्रीक्वेंसीज बढ़ चुकी है। आज एक ट्यूसडे को लेसन आ गया, वापस एक गुरुवार को और लेसन आ जाएगा आप सभी के समक्ष ज्योग्राफी का। बहुत ही अच्छे से पढ़े, तल्लीन होकर के पढ़े। दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।